Okay, Ji, we are going to carry our discussion in respect of rise of political science. What are the key foundation? From where did it rise? और आज हम उसी को फर्दर इंगेज करने जा रहे हैं। इस हवाले से जैसा कि मैं आपसे बात भी कर रहा था और जब लास्ट सेशन हमने कंक्लूड किया, एक बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि सोक्रेटिस was the first man, उसकी कोई अपनी किताब नहीं थी, कि जिसने सबसे पहले रियासत के अंदर जिंदगी गुजारने के हवाले से कुछ ना कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो ग्रीक सोसाइटी को बताए। या आप ये आसान लफ्जों में ये बात कर सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने ग्रीक सोसाइटी की जो पॉलिटिकल जो फाउंडेशंस थी उनको चैलेंज किया। यही वजह है कि सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। ये वो सबसे बड़ी वजह थी कि उसने चैलेंज किया कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये खामियां मौजूद, आपके रिलीजियस सिस्टम के अंदर ये खामियां मौजूद, आपके सोशल सिस्टम के अंदर ये खामियां मौजूद। उसके बाद उसका शागिर्द अफलातून, वो उससे इतना मतलब जो है वो बेजार हुआ इस ग्रीक सोसाइटी से कि जब सुकरात को कत्ल किया गया, उसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई, तो इसका जमहूरियत पर से एतबार ही उठ गया। उसने क्लियरली ये बात कि उसने बुनियादी तौर पर जमहूरी इंस्टीट्यूशंस की बजाय उसने बादशाहत को अपनी मशहूर किताब, उसकी 3 मशहूर किताबें अफलातून की, और जो सबसे पहली है वो द रिपब्लिक है, अल जमहूरिया। दूसरे नंबर पर जो उसकी बुक है दैट इज द लाज, और तीसरी द स्टेट्समैन। ये 3 किताबें जो प्लेटो ने लिखी। उसके बाद प्लेटो का ही फर्दर शागिर्द इसको इस कॉन्सेप्ट को फर्दर इनहैंस करता है, जिसका नाम अरिस्टोटल, और अरिस्टोटलीज सही नाम, बाद में अरिस्टोटल रह गया। इसकी किताब द पॉलिटिक्स, कि जिसमें बुनियादी तौर पर यह बात समझाने की कोशिश की गई कि रियासत और हुकूमत की जो वेरियस प्रॉब्लम्स हैं हम उनको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, रियासत और हुकूमत को बेहतर तरीके से किस तरह से फंक्शन किया जा सकता है। अरिस्टोटल जो वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर था, वो बुनियादी तौर पर अपने उस्ताद और फिर दादा उस्ताद यानी प्लेटो और प्लेटो का उस्ताद सोक्रेटिस, जिनसे पर एक्सेल करता है। और इसी वजह से इस बंदे को हम लोग, he is rightly to be called as the father of political science। और वेस्ट में आज भी इस शख्स को मतलब फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। लेकिन यहां एक बात और मतलब जो है वो समझने की है कि इस शख्स से कबल हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल साइंस की बुनियादें मौजूद थी। यहां पर इससे कबल ही पॉलिटिकल साइंस जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। यहां सबसे पहला शख्स मन्नू is considered to be the first political thinker। सब कॉन्टिनेंट के अंदर मन्नू was the first political thinker, और उसकी किताब मनुस्मृति
जो है वो कानून की किताबों के ऊपर दुनिया की पहली बुक मानी जाती है। अभी ना तो क्योंकि ये जो कोटला चाणक्य है और मनुस्मृति है, या मनु जो था, ये दोनों जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये दोनों जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये अफलातून, अरस्तु और सुकरात से ढेरों ढेर साल पहले थे। ये बाद में आते हैं। और कोटला चाणक्य की बुक, जिसका नाम अर्थशास्त्र था, जिसमें उसने ये नक्शा खींचा था कि एक रियासत, एक सरबराह, एक हुक्मरान को कैसा होना चाहिए। It was Chankya who formed and formulated Indian political thinking. और बुनियादी तौर पर रियलिज्म की बुनियाद के ऊपर आज भी अगर हम लोग ये बात माने तो कोटला चाणक्य इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंकर कि जिसने रियलिस्टिक पैरामीटर्स के ऊपर रियासत की बुनियाद रखी। और रियलिज्म के ऊपर जो है वो उसने अपने तमाम पैरामीटर्स जो थे वो साइड। अब रियलिज्म क्या है? ये हुक्मरान को सिर्फ अपने मफादात का ख्याल रखना चाहिए। रियासत और हुक्मरान के मफादात सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में। हुक्मरान को मकार, अयार, लोमड़ी की तरह होना चाहिए। और यही बाद में बातें आज से 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने भी कही। लेकिन ये बात आज से 4000 4,500 साल कबल जो है वो कोटला चाणक्य 5000 साल कबल मनु जैसे लोग जो थे वो हिंदुस्तान के अंदर कर गए। अफलातून, अरस्तु और फिर इसी तरह से सुकरात। ये सुकरात, अफलातून और अरस्तु, इन तीनों का जो ताल्लुक है ये आज से को 2500 साल पहले, हार्डली 2500 साल पहले ये तीनों मौजूद है। लेकिन इनसे पीछे भी पॉलिटिकल साइंस के हवाले से चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती। 4th century BC एरिस्टोटल की बुक referred to politics as the queen of sciences, तमाम अलूम की मां सियासत को करार दिया। और इसी वजह मतलब लेकिन बट फॉर मेनी सेंचुरीज देयर आफ्टर इट लॉस्ट अ सेपरेट आइडेंटिटी। इसकी एक अपनी शनाख्त जो थी वो मौजूद है। until perhaps the 19th century, such intellectual work as was carried out on politics was by political philosophers, theologians or journalists, but seldom by full-time professional political analysis. कि 19वीं सदी तक अरस्तु के मद्दे मुकाबल का कोई भी काम हमें नजर नहीं आता कि जिस तरह का काम इसने किया है शायद किसी और शख्स ने भी किया। हमें जितने भी मतलब लोग नजर आते हैं वो अरस्तु से कमतर नजर आते हैं, अरस्तु के पाए का काम नजर नहीं आता। और जिस तरह से उसने ये कंडक्ट किया, दैट वाज लिटरली ग्रेट। बहरहाल एक सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज होता है फ्रॉम द प्रीवियस conglomeration of law, economics and philosophy. अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये सारी चीजें सेपरेटली पढ़ाई जा रही हैं, जो कि पहले एक प्लेटफॉर्म के मतहत एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रही थी, कि जिसको हम लोग ये तस्वर करते हैं कि इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी और लॉ, ये तीनों
एक डोमेन, एक सब्जेक्ट के साथ थी, आज इनको सेपरेट सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो पढ़ाया जा रहा है। और मोस्ट ऑफ अमेरिकन एंड मेनी जर्मन यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेसर्स जहां पे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस जो है वो मौजूद है, लेकिन पहले ये एक ही बैनर तले, एक ही प्लेटफॉर्म तले जो था वो पढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो पहली पॉलिटिक्स के अंदर जो पहली प्रोफेसरशिप है वो स्वीडन में 17th सेंचुरी में मिलती है। अब अगर हम लोग यहां से डिफाइन करना शुरू कर दें कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो ये वो जो हाइलाइटेड आपके सामने जो मटेरियल मौजूद है कि व्हाट एक्चुअली इज द सब्जेक्ट। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तीन चीजों का नाम है, रियासत, हुकूमत और सियासत। इन तीनों के ऊपर अगर कोई सब्जेक्ट बेस करता है तो दैट इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल साइंस। स्टेट क्या है? एक ऐसा बॉडी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी आबादी हो, जिसके अपना इलाका हो, अ डिफाइंड टेरिटरी, बकायदा तयशुदा इलाका के ये इस रियासत का है, अपनी हुकूमत हो और लोगों को वो अपनी अतात पर मजबूर कर सके, वो रियासत कहलाती है। चार चीजें चाहिए, अब जरा नजर दोहरा लें आप। क्या चाहिए? नंबर एक, सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन, अपनी आबादी चाहिए। फिर क्या चाहिए? अपना इलाका चाहिए। फिर क्या चाहिए? अपनी गवर्नमेंट चाहिए। और फिर लोग उस गवर्नमेंट की बकायदा क्या कर रहे हो? अतात कर रहे हो, उसकी बात मान रहे हो। और अगर ना माने तो फिर उससे मजबूर करवाए कि वो बात माने आपकी, तो वो आपकी क्या कहलाती है? रियासत कहलाती है। कितनी आसान तरीके से हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। आपका घर एक रियासत की मानंद है, आपके लोग उसमें आबादी हैं, और वो जमीन, वो कितने मरले का जो मकान है वो आपका इलाका है। आपके पेरेंट्स जो हैं दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, और आप उनकी बात मानते हो, दैट इज। और नहीं मानेंगे तो फिर वो मजबूरन भी मनवा सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है, जिसको हम इक्तदार आला का नाम देते हैं। तो ये वो चार एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्न करते, स्टेट जो है वो कंप्राइज करती है। इट कंप्राइजेस इन द ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट व्हाट इज एक्चुअली? इट्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जहां से लोगों की कलेक्टिव विल फॉर्मुलेट करती है। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव विल? कलेक्टिव विल से मुराद, इसका कॉन्सेप्ट पहली मर्तबा जीन जैक्विस रूसो ने दिया। और कलेक्टिव विल की जब हम बात करते हैं हम ये कहते हैं कि जनाब, ये जो आप इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं और किसी हुकूमत, किसी पार्टी को हुकूमत देने की बात करते हैं, वो आपकी कलेक्टिव विल कहलाती है। कलेक्टिव जो, इसमें अक्सरियत की राय जो है वो आपकी विल बन जाती है। मसलन सपोज आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो जाएं और वोट कास्ट करने का जो प्रोसीजर कहलाएगा वो आपकी क्या कहलाएगा? कलेक्टिव विल। इसी तरह के साथ आप जो है वो यही पैरामीटर किसी और जगह के ऊपर मतलब जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ दोस्त मौजूद हैं, और वो दोस्त अपने आप को एंगेज करते हैं कि हम में से ये एक लीडर होगा, हम में से ये एक शख्स जो है वो आगे मूव करेगा, हम हमारी हमारी बात जो है वो किसी एक लीडर के बिहाफ पर सुनी और कही जाएगी। तो वो जो शख्स है जिसके हाथ पर आपने बैत कर ली है, वो आपकी कलेक्टिव विल का इजहार होगा।
और वही शख्स आपके बिहाफ पर, जाहिर सी बात है ना, आपने उसको ये क्या दिया, अख्तियार दिया, आपने उसको नॉमिनेट कर दिया, तो फॉर्मुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड, जिससे वो अपनी विल को फॉर्मुलेट करता है, एक्सप्रेस करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। और यही हुकूमत भी करती है। हुकूमत के पास असल में जो पीछे ताकत मौजूद है, वो ताकत, आई मस्ट से यू पीपल, वो आपकी यही कलेक्टिव विल की ताकत। अगर ये कलेक्टिव विल मौजूद ना हो तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, अवाम की सपोर्ट उसके पास ना हो। एंड पीपल सपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड अ गवर्नमेंट। और ये हकीकत है कि स्टेट ऑपरेट्स थ्रू द गवर्नमेंट मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी के जरिए ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट इज आल्सो an organization that possesses the legitimate means of coercion in a society. I must say you, और ये एक बहुत अच्छी और जबरदस्त लाइन है कि रियासत बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट क्या है कि that possesses the legitimate means, उसके पास जायज जराए होते हैं, of coercion, कि वो दबा सकती है सोसाइटी के अंदर। मसलन सपोज मैं मिसाल देता हूं कि आप ये कह दें कि जनाब मैं रियासत की बात नहीं सुनूंगा, या मैं रोड पे ऊपर जा रहा हूं, मैं इशारे की पाबंदी नहीं करूंगा, तो रियासत जो आपको जुर्माना करेगी, मुमकिन आपका लाइसेंस कैंसिल कर दे, वो रियासत की क्या कहलाएगी, कोर्शन कहलाएगी। रियासत की उस जो है वो, उसको हम लोग जो है वो कोर्शन के साथ जो है वो एसोसिएट करें। तो इट्स अ लेजिटिमेट मींस ऑफ कोर्शन। सो ये हम लोग जब भी बात करते हैं कि एक्चुअली वो ताकत, वो अख्तियार जो रियासत इस्तेमाल करती है अपने लोगों पर, हम उस ताकत, उस अख्तियार को लेजिटिमेट मींस ऑफ कोर्शन का नाम देते हैं मुआशरे के अंदर, कि जिसके जरिए आप किसी भी हुकूमत को क्या कर सकते हो, किसी भी शख्स को जो है वो आप दबा सकते हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीछे विल ऑफ द पीपल मौजूद है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग ही उनको वोट कास्ट करते हैं और वो हमें ही दबाते हैं। यस, बिकॉज आपके अकेले के वोट से वो हुकूमत नहीं बनती, उसके पीछे एक मल्टीट्यूड ऑफ पीपल मौजूद है, और वो मल्टीट्यूड ऑफ पीपल इस बात की इजाजत दे रहा है गवर्नमेंट को कि आपने इनको जो एक राइट ट्रैक है, आपने उसके जरिए इस रियासत को चलाना है। और अगर आप उस राइट ट्रैक को फॉलो नहीं करेंगे तो जो स्टेट है वो आपको स्पेयर नहीं करेगी। तो पॉलिटिक्स कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द एक्टिविटी by which differing interest। अब अगर आपसे सियासत की कोई डेफिनेशन पूछता है कि पॉलिटिक्स से क्या मुराद है, तो असल में ये एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है कि डिफाइंड एज द एक्टिविटी by which differing interests, कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसके जरिए डिफरिंग मतलब जो मुतजाद इंटरेस्ट हैं विद इन अ गिवन यूनिट ऑफ रूल आर कंसीलिएटेड, कि उनके साथ क्या किया जाता है, उनको उनको कंसाइल किया जाता है। आर कंसीलिएटेड, डिफरिंग इंटरेस्ट आर कंसीलिएटेड, लोगों के मफादात को आपस में एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, कुछ लोग ही बुनियाद पर। और कैसे होता है? बाय गिविंग देम अ शेयर इन पावर, उनको ताकत के अंदर पावर शेयर की जाती है इन प्रोपोर्शन टू देयर इंपॉर्टेंस, जितनी उनकी अहमियत है उस एतबार से, टू द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द होल कम्युनिटी।
टू द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द होल कम्युनिटी। पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल बड़ी वाज़िया मिल जाती है आपको। सपोज ये हिंदुस्तान में भी आपको नजर आएगी कि यहां पर सिलसिला क्या है कि हमेशा यहां पर जो हुकूमत बनती है ज्यादा तादाद में, वो 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं आती। उसको अपनी सर्वाइवल के लिए उन लोगों के साथ कॉपरेट करना पड़ता है जो उससे डिफरिंग इंटरेस्ट पर होते हैं। पाकिस्तान की मोस्ट रिसेंट मिसाल में पीटीआई की गवर्नमेंट देख सकते हैं कि पीटीआई उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनके ऊपर पास्ट में तनकीद करती रही, आज उसने उनको अपने साथ हुकूमत में शामिल किया हुआ है। और फिर जिसका जितना प्रोपोर्शन है, जितनी जिसकी इंपॉर्टेंस है, उसको वैसा ही क्या मिला हुआ है, हिस्सा मिला हुआ है। और ये पावर में उनको हिस्सा मिला है। पहले पीटीआई ने उनके साथ डिफरिंग इंटरेस्ट को कंसिलिएट किया, फिर शेयर इन पावर किया, और पावर भी सारी नहीं दी, उतनी पावर दी जितनी उनकी अहमियत है, ताकि इस निजाम को चलाया जा सके। तो स्टेट जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी है। ट्रेडिशनल राइटर्स जो पॉलिटिकल साइंस के हैं और बाकी, और स्टेट के अंदर होने वाली तमाम तर सरगर्मियां जो हैं वो इसी के साथ हम लोग जो हैं वो एंगेज कर रहे हैं।